हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की त्रिविम रसायन या स्टीरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविम समावयवता। तो इससे पहले हमने संरचनात्मक समावयवता के बारे में पढ़ा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिविम समावयवता। तो त्रिविम समावयवता क्या है? समावयवता के बारे में हमने अध्ययन कर लिया कि समावयवता हम किसे कहेंगे और किस प्रकार से हम संरचनात्मक समावयवताओं को क्लासिफाई करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के लिए, वो सब हमने अध्ययन कर लिया। जब हम त्रिविम समावयवता की बात करते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म, त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता का मीन हुआ जो तीन विमाएँ हैं एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स, उन तीनों विमाओं में किसी मॉलिक्यूल की जो कंपोनेंट हैं, उसकी जो ब्रांचेज हैं, उसके जो ग्रुप हैं, उनका अरेंजमेंट अगर भिन्न हो, असमान हो, तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे त्रिविम समावयवता के द्वारा। या हम कहें कि किसी कंपाउंड के दो आइसोमर हैं या दो से अधिक आइसोमर हैं और वो डिफर हैं उनके 3D अरेंजमेंट में, तो वो कहलाएंगे स्टीरियो आइसोमर्स। और उनका जो स्टडी है, उनका जो आइसोमर्स बनाने का जो प्रॉपर्टी है, वो कहलाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म अगर हम कंपेयर करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से, तो वहाँ पर हमने देखा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल आयन की प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, दो प्रकार की वैलेंसी होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए दोनों प्रकार की जो वैलेंसीज हैं उनका योगदान होता है। लेकिन जब हम स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, तो इसमें सिर्फ मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी का योगदान होता है। उस सेकेंडरी वैलेंसी के कारण ही या उसी के अकॉर्डिंग ही स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर क्या है वो हमने देख लिया कि किसी कंपाउंड का जब हम 3D अरेंजमेंट देखते हैं और 3D अरेंजमेंट में अगर दो या दो से अधिक कंपाउंड डिफरेंस शो कर रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, उनका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है, उनका अणुसूत्र है वो समान है, संरचना सूत्र भी समान है, लेकिन फिर भी अगर वो कुछ प्रॉपर्टीज़ में डिफर हैं और उन प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस का रीज़न जब हम देखते हैं और वो डिफरेंस हमें कहाँ मिलता है, उनका जो 3D अरेंजमेंट है या स्पेस में जो अरेंजमेंट है, उस स्पेशल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अगर उनमें डिफरेंस है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो स्टीरियो आइसोमर है। और वो स्टीरियो आइसोमर्स किसकी वजह से बन रहे हैं? मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी की वजह से। मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी की वजह से ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब हम 3D अरेंजमेंट की बात करते हैं, या हम सिंपल क्या कह सकते हैं कि ये जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं या स्पेस आइसोमेरिज्म है, ये किसी कंपाउंड के ग्रुप्स का डिफरेंट अरेंजमेंट
जो अरेंजमेंट है वो चेंज होगा तो हम कहेंगे कि वहाँ पर क्या बन रहे हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। अब सेकेंडरी वैलेंसी की हम बात करें कि सेकेंडरी वैलेंसी का ही योगदान क्यों, तो ये हमने देखा कि जो प्राइमरी वैलेंसी है मेटल आयन की, दो प्रकार की वैलेंसी की हमने बात की थी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन के द्वारा कंप्लीट होती है। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनता है। जब हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होता है। तो यहाँ पर जो शेयरिंग हुआ उस शेयरिंग की वजह से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना, और ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने के लिए ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से बन रहा है और उसी से उसकी सेकेंडरी वैलेंसी और बैलेंस्ड हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। और जो ऑर्बिटल्स हैं वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखते हैं। जो ऑर्बिटल्स हैं वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखते हैं, इस कारण उनका जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी वाले ऑर्बिटल से बना हुआ है, इसलिए उनका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही ओरिएंटेशन होगा। और उस ओरिएंटेशन में अगर कोई डिफरेंस है तो उसके अकॉर्डिंग जो आइसोमर्स बनेंगे उन्हें हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमर्स या स्पेस आइसोमर्स। तो ये हमने देख लिया कि जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी की वजह से बनते हैं। दूसरा, ये स्टीरियो आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिपेंड करेगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर पर। कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करेगी। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी है, वही क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम क्या कह सकते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ हम इसको एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसका स्पेशियल अरेंजमेंट जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम उनको डिफाइन करेंगे। तो जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं उनका अणुसूत्र समान होगा, संरचना सूत्र भी समान होगा, लेकिन उनका स्पेशियल अरेंजमेंट असमान होगा। उस कंडीशन में वो क्या कहलाएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स या स्पेस आइसोमर, और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन होती है, उस पर कैसे डिपेंड करती है। जब हम इसकी बात करते हैं तो जैसे हम ये मान लेते हैं कि कोई मेटल आयन है, उस मेटल आयन की वैलेंसी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 2 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि ये मेटल आयन है और ये मेटल आयन के साथ ये जो 2 लिगेंड हैं, ये मेटल आयन लिया। 2 वैलेंसी होने का मतलब, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होने का मतलब क्या हुआ कि 2 लिगेंड या 2 मेटल लिगेंड बॉन्ड बन रहे हैं, और जब ये बॉन्डिंग करते हैं तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए इस प्रकार से इंटरेक्शन करते हैं, मेटल आयन के पास इस तरह से आते हैं कि इन लिगेंड्स का बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम रहे, क्योंकि जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इस कारण इनमें जो रिपल्सन है वो बहुत ज़्यादा होगा। उस रिपल्सन को कम करने के लिए ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे आती है और इस प्रकार से बॉन्डिंग करने का कोशिश करती हैं कि इनके बीच का जो रिपल्सन वो मिनिमम रहे। तो यहाँ पर जब ये मेटल आयन है, इस मेटल आयन के अगर इस तरह से ये बॉन्डिंग करती है, इस लीनियर कंडीशन में अगर बॉन्डिंग करती है,
तब हम क्या कहेंगे कि यहाँ इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो गया। इस तरह से यहाँ पर इनके 180 डिग्री का जो एंगल बनता है, चाहे हम कैसे भी लगाएं, मैक्सिमम डिस्टेंस या मिनिमम रिपल्सन इसी कंडीशन में होगा। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो वहाँ पर सिर्फ एक ही प्रकार का अरेंजमेंट हो सकता है। ये इनका अरेंजमेंट हो गया, स्पेशियल अरेंजमेंट या स्टीरियो मैंने अरेंजमेंट। तो ये अरेंजमेंट एक ही प्रकार का हो सकता है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उनमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाएगा। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 3, जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो, उस कंडीशन में क्या होगा? तो यहां पर हम लगभग इस प्रकार का अरेंजमेंट शो कर सकते हैं। इस प्रकार से जब ये कंडीशन होगा, यहां मेटल आयन के साथ 3 लिगेंड जुड़े हुए हैं, इस कंडीशन में इन तीनों लिगेंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम रहेगा, इनका जो एंगल है वो भी मैक्सिमम रहेगा। यहां पर इस कंडीशन में इन लिगेंड्स के बीच का जो रिपल्सन है वो मिनिमम है। इस कारण से यहां पर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो स्टेबिलिटी है वो अधिक होगा, और हम क्या कहेंगे कि जहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल आयन की समन्वय संख्या 3 है वो इस फॉर्म में रहेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, इस ज्योमेट्री में रहेंगे। तो यहाँ पर ये सिर्फ एक ही प्रकार का अरेंजमेंट है। यहाँ पर जैसे हम ये कहें कि ये लिगेंड अगर अलग अलग हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि अभी यहाँ पर ये दोनों पास पास, जैसे इस तरफ से हम देखें तो क्या लगेगा कि ये दोनों पास पास है, हो सकता है कि ये दोनों पास पास हो जाएं। तो इसको अगर हम एक्सचेंज करेंगे तो जितना डिस्टेंस यहाँ पर है इन दोनों के बीच में, उतना ही डिस्टेंस कब होगा? जब इसको यहाँ रख देंगे, तो कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ पर समन्वय संख्या 3 होने पर भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो उसके ग्रुप हैं, मेटल आयन के जो जुड़े हुए लिगेंड्स हैं, उनका अरेंजमेंट एक ही प्रकार का हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समन्वय संख्या 3 होने पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। और हमने ये अध्ययन किया कि मुख्य रूप से, क्योंकि हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर मुख्य रूप से समन्वय संख्या 4 और 6 वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं। समन्वय संख्या 4 और 6 वाले, तो समन्वय संख्या 4 और 6 वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जब उनका हम ज्योमेट्री देखेंगे तो यहाँ पर समन्वय संख्या 4 वाले के लिए 2 अरेंजमेंट हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, और समन्वय संख्या 6 वाले के लिए ऑक्टाहेड्रल। इनको अगर हम देखें तो इस प्रकार से इनका अरेंजमेंट हम शो कर सकते हैं। जैसे लगभग इस प्रकार से, ये डिस्टेंस थोड़ा सा इनका और कम रहेगा, ये इस प्रकार का अरेंजमेंट रहेगा। ये एक स्क्वायर बन गया और एक ही प्लेन में है, तो ये हो गया स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट। क्योंकि मेटल आयन के साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, Ml बॉन्ड की संख्या 4 है, इसलिए समन्वय संख्या 4 हो गई। और यहाँ पर अगर हम ये कंडीशन देखें
तो इन चारों लिगेंड के अकॉर्डिंग जो पोजीशन अगर हम चेंज कर देंगे तो हमें एक अलग रूप प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो सेम लिगेंड है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये इस तरह से है। लेकिन अगर इस लिगेंड को हम चेंज करके यहाँ रख दें, अगर इसको चेंज करके हम यहाँ रख दें तो क्या होगा कि जो सेम लिगेंड है वो जस्ट अपोजिट आ जाएंगे। इनके बीच का डिस्टेंस भी और ज़्यादा हो जाएगा, बीच का एंगल है वो भी बढ़ गया, 180 डिग्री पर आ गया। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि समन्वय संख्या 2 और 3 में पोजीशन चेंज करने पर, लिगेंड का पोजीशन चेंज करने पर हमें कोई नया रूप प्राप्त नहीं हो रहा था, कोई नया अरेंजमेंट प्राप्त नहीं हो रहा था। वहीं समन्वय संख्या 4 में जो स्क्वायर प्लेनर हैं, उन स्क्वायर प्लेनर में हमें लिगेंड की संख्या पोजीशन चेंज करने पर एक नया अरेंजमेंट प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, समन्वय संख्या 4 वाले जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, उन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। इसी प्रकार हम बात करें टेट्राहेड्रल के लिए, तो टेट्राहेड्रल में हम चतुष्फलकी की एक क्रम में लिगेंड्स को अरेंज करते हैं। तो वो लगभग कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट से होता है। अब यहाँ पर जैसे हम इसके रेस्पेक्ट में इन लिगेंड्स का पोजीशन देखें तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं कि इसके रेस्पेक्ट में इन सभी लिगेंड का डिस्टेंस इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है। अब यदि इस लिगेंड को हम यहाँ पर रख दें या इस लिगेंड को यहाँ पर रख दें, इसको यहाँ पर रख दें, तो क्या इस डिस्टेंस में या एंगल में कुछ चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब लिगेंड का पोजीशन हमने चेंज किया, अरेंजमेंट चेंज किया, तो हमें अलग अरेंजमेंट वाला या अलग पोजीशन वाला कोई कंपाउंड प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि समन्वय संख्या 4 वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टेट्राहेड्रल हैं वो भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमने देख लिया किसके लिए, कि स्क्वायर प्लेनर में शो हो सकता है, तो फिर टेट्राहेड्रल में कैसे होगा? तो यहाँ पर जब टेट्राहेड्रल की हम बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका मिरर इमेज देखते हैं। इसका जो मिरर इमेज हम बनाएंगे, उस मिरर इमेज का और इसके साथ जब कंपैरिजन करेंगे तो आपने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा, उसमें अध्ययन किया कि किसी कंपाउंड का जब हम मिरर इमेज बनाते हैं और उस मिरर इमेज को उसकी मूल फॉर्म जो होती है, ओरिजिनल फॉर्म है, उसके साथ जब सुपर इम्पोज करते हैं तो वो सुपर इम्पोज होगा या नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी 2 फॉर्म बता सकते हैं कि वो सुपर इम्पोजेबल है या सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन बनेगी वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होगी। जब सुपर इम्पोजेबल कंडीशन नहीं होगी तब हम क्या कहते हैं कि ये जो फॉर्म मिरर इमेज वाली जो फॉर्म बनी ये स्टीरियो आइसोमर हैं। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, ये मैंने आपको एक अरेंजमेंट शो किया ये समझाने के लिए कि स्टीरियो आइसोमर्स किस प्रकार से बन सकते हैं। तो ये जो स्टीरियो आइसोमर्स है, इन अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये बात किया कि ये स्टीरियो आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 प्रकार की हो सकती है। ये जो 2 प्रकार की स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इनको हम डिफाइन करते हैं किस रूप में, जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरली उन कंपाउंड्स में रिप्रेजेंट होती है जिन कंपाउंड्स में
सिमेट्री प्लेन पाया जाता है। जहाँ पर सिमेट्री प्लेन पाया जाता है वहाँ पर मुख्य रूप से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, और जहाँ पर ज्योमेट्री प्लेन या सिमेट्री प्लेन जहाँ नहीं पाया जाता है वहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समायोगिता प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है वहाँ रिप्रेजेंट होती है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो कंपाउंड हैं, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स हैं, वहाँ पर भी रिप्रेजेंट होती है। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, प्रकाशिक समायोगिता है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर मुख्य रूप से 4 वाले जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स हैं उनमें रिप्रेजेंट होती है। लेकिन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी कुछ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी ये आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि वहाँ पर सिमेट्री प्लेन नहीं होना चाहिए, या जब उसका हम मिरर इमेज बनाएंगे तो वो जो मिरर इमेज बनती है एक दूसरे की, वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होनी चाहिए, सुपर इम्पोज्ड नहीं होनी चाहिए। सुपर इम्पोज्ड होने का मीन ये हुआ कि जैसे ये हमारी एक ऑब्जेक्ट है, एक फॉर्म है, इसका जब हम मिरर इमेज लेंगे तो हमने इसके सामने यहाँ मिरर रखा, जब हमने यहाँ पर मिरर रखा तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, ये इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा जो हमें यहाँ पर दिखाई देगा, इस प्रकार से इसके जस्ट सामने। तो ये तो हो गए मिरर इमेज। अब हम इन दोनों मिरर इमेज का फेस एक ही तरफ कर लेते हैं, तो इसका फेस तो इस डायरेक्शन में है, आपकी तरफ है, इसका जो फेस है वो आपसे जस्ट अपोजिट है, तो इसका फेस घुमाकर आपकी तरफ कर दिया। अब ये दो मिरर इमेज बन गई जिनका फेस आपकी तरफ है, एक ही तरफ है। तो ये जो दो मिरर इमेज हैं इनको अब हम देखेंगे कि ये ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करने का प्रयास करेंगे। तो अध्यारोपित करने के लिए इनको हम एक दूसरे के ऊपर उस डायरेक्शन में ले जाते हैं कि इनका फेस चेंज नहीं हो, फेस इसी डायरेक्शन में रहे। तो जब इसको इस प्रकार से यहाँ पर रखेंगे तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो इनके ग्रुप हैं और ये जो ग्रुप हैं वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स ये सुपर इम्पोज्ड नहीं हो रहे हैं। अगर हम गलत तरीके से करेंगे, अगर हमने फेस का ध्यान नहीं दिया और सुपर इम्पोज करने का प्रयास करेंगे, तब तो क्या लगता है कि ये सुपर इम्पोज्ड हो गए। लेकिन कंडीशन क्या है कि फेस सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। उस कंडीशन में जब सुपर इम्पोज करेंगे तो ये सुपर इम्पोज्ड नहीं हो रहे हैं। तो जब सुपर इम्पोज नहीं होंगे तब हम क्या कहेंगे कि ये ऑप्टिकल आइसोमर है। तो वो कंडीशन हम देखेंगे। सिक्स वाले जो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स हैं वो जिनके अंदर सिमेट्री प्लेन नहीं हो या जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड नहीं हो, वही शो करेंगे क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कंडीशन क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल आइसोमर्स, या यहां पर कंडीशन क्या हो, सिमेट्री प्लेन नहीं हो। और ज्योमेट्रिकल में क्या होगा, सिमेट्री प्लेन प्रेजेंट होगा। अब हम 1 बाय 1 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का स्टडी करेंगे। तो पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समन्वय संख्या 4 वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनके लिए। समन्वय संख्या 4 में जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं
उनके लिए हम कह रहे हैं कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं और ये स्क्वायर प्लेनर कंडीशन हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ए, बी, सी और डी, ये ए बी सी डी हमने 4 अलग अलग लिगेंड रिप्रेजेंट किए हैं। अब लिगेंड के अकॉर्डिंग ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं और वो डिपेंड करेगा कि लिगेंड किस प्रकार के हैं। उसके अकॉर्डिंग ये भी हो सकता है कि उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने Ma4 इस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लिए। इस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लिए। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया ये, तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने जो पॉजिटिव आयन है उस पॉजिटिव आयन को नहीं लिखा है, सिर्फ हमने संकुल आयन जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसी को लिखा है, क्योंकि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव सिंपल आयन होते हैं उनका रोल नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस प्लेटिनम के साथ 4 CN- लिगेंड जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर हम इनका पोजीशन चेंज करेंगे तो वहाँ पर इनके अरेंजमेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, अरेंजमेंट सेम ही रहेगा। इसलिए हम क्या कहेंगे कि अगर इस प्रकार का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। फिर अगर हमने एक कंपाउंड लिया A3B, A3B अगर कंडीशन होगा तो उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें, ये तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि B का पोजीशन चाहे यहाँ रखें या यहाँ रखें या यहाँ रखें, कहीं भी रखें, इनका जो रिलेटिव डिस्टेंस है या इंट्रैक्शन है वो सेम होना है, कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बने। लेकिन अगर हम Ma2B2 इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लें तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेने पे क्या होगा कि जब हम अरेंजमेंट शो करेंगे तो A B B एक अरेंजमेंट ये हो गया। अब यदि हम इस A को इस B की जगह और B को A की जगह रखें, इनका पोजीशन चेंज कर दें, या इन दोनों का पोजीशन चेंज करें, इन दोनों का चेंज करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, इन दोनों का चेंज करें तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन या तो हम इन दोनों का चेंज करें या इन दोनों का चेंज करें तो क्या होगा, यहाँ हमने रखा B और यहाँ हमने रखा क्या A, तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन जो दो फॉर्म बनी है उनमें क्या देखा हमने कि फर्स्ट में तो A और A के बीच का, पहले यहाँ पर क्या था A, तो उस कंडीशन में A और A के बीच का डिस्टेंस कम था और यहाँ पर A और A के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया। पहले एंगल 180 डिग्री से कम था, 90 डिग्री था, और यहाँ पर अब एंगल कितना आ गया सेम लिगेंड के बीच में 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो दो अरेंजमेंट बने हैं इसके ये अलग अलग हैं, ये असमान है। तो ये जो दो अरेंजमेंट बने, एक ये वाला और दूसरा अरेंजमेंट जो हमने पहले बनाया था वो यहाँ अगर रिप्रेजेंट करें हम तो वो इस प्रकार से ये दो फॉर्म बन गई। Ma2B2 की
दो फॉर्म बन गई। अब ये जो दो फॉर्म हैं ये एक दूसरे से डिफर हैं, एक दूसरे से अलग हैं। एक दूसरे से अलग किस आधार पर हैं? ये एक दूसरे से अलग किस आधार पर हैं कि यहाँ पर जो अरेंजमेंट है लिगेंड्स का वो अरेंजमेंट डिफर हो गया और उस अरेंजमेंट की वजह से उनका जो इंट्रैक्शन है वो भी असमान हो गया। तो इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इनको हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिस और ट्रांस फॉर्म का यूज़ करते हैं। अगर सेम लिगेंड पास पास हो, उनका दूरी मिनिमम हो, तो उस फॉर्म को हम बोलेंगे सिस फॉर्म, समकक्ष रूप। और यदि सेम लिगेंड मैक्सिमम दूरी पर हो तब उन्हें हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म, विपक्ष रूप, एक दूसरे के विपरीत होना। तो यहाँ पर ये हो गई ट्रांसफॉर्म और ये होगी सिस फॉर्म। अब आप लोगों के लिए एक एग्जांपल है, वो आपका असाइनमेंट है, वो आपको करना है क्या? PtCl2 NH2 whole twice NH3 whole twice इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाइए। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाइए। ये आपका असाइनमेंट है इस टॉपिक में। अब इसके अलावा दूसरे प्रकार के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे MAA B2 MAA B2। तो इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस प्रकार से बनेंगे? यहाँ पर जब लिगेंड को हम लिख रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि जब हमने ब्रैकेट में इस प्रकार से लिखे है तो इसका मीन ये हुआ कि ये पाई डेंटेड लिगेंड है जिसमें दोनों डोनर एटम सेम है, दोनों डोनर एटम सेम है। ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसकी संख्या 2 है। एग्जाम्पल यहाँ पर इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? EN इथाइलिन डाइएमीन, NH2 CS2 NH2। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों में डोनर एटम ये है, तो इसके लिए हमने क्या लिखा? A, और इसके लिए हमने क्या लिखा? A, इसलिए हमने इसको AA से रिप्रेजेंट किया है। और ये जो मोनोडेंटेड लिगेंड है ये कोई भी हो सकता है, जो हेलो लिगेंड्स हैं वो भी हो सकते हैं, या नाइट्रो लिगेंड हो सकते हैं, साइनो लिगेंड हो सकते हैं। तो जब इस प्रकार की कंडीशन होगी तो इस प्रकार कंडीशन में कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, किस प्रकार से बनेंगे, वो हम देखते हैं। ये 4 वैलेंसी, हम मान लेते हैं कि 2 फॉर्म बनेगी, तो 2 फॉर्म कौन सी बनेगी? अब AA, क्योंकि ये एक ही
लिगेंड के 2 डोनर एटम है तो ये एक साथ ही रहेंगे, एक साथ जुड़े हुए, और ये बी या ए बी। तो आप जितने भी फॉर्म बनाने का प्रयास करेंगे इनमें आप क्या देखेंगे, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो सेम लिगेंड है या सेम डोनर एटम है वो नियर बाई कंडीशन पर है, इस कारण इसकी एक ही फॉर्म बनेगी, सिस फॉर्म। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इसके अलग अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन सकते। जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस फॉर्म में हो तो उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेंगे, सिर्फ एक ही फॉर्म बनेगी। वो कौन सी फॉर्म है? सिस फॉर्म। इसके अलावा अगर हम इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लें MABCD, जिसमें चारों लिगेंड है समान, तो जब चारों लिगेंड असमान हो उस कंडीशन में इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे या नहीं बनेंगे? अब हमें क्या लगता है कि सेम लिगेंड तो है ही नहीं, तो फिर हम सिस और ट्रांस किस आधार पर देंगे? तो जब ये कंडीशन है, इस प्रकार से सारे लिगेंड असमान है, तब हम क्या करेंगे, किसी एक लिगेंड के सापेक्ष दूसरी लिगेंड की जो पोजीशन है उसी के अकॉर्डिंग उसके आइसोमर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग टोटल 4 प्रकार के आइसोमर बन सकते हैं। कैसे? यहाँ जैसे A, अब A के सापेक्ष ट्रांस पोजीशन पर B एक फॉर्म, A के सापेक्ष ट्रांस पोजीशन पर C दूसरी फॉर्म, और A के सापेक्ष ट्रांसफॉर्म पे D ये तीसरी फॉर्म। तो इस प्रकार से 3 फॉर्म इसकी बन सकती है। तो इस प्रकार से हम जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की समन्वय संख्या 4 वाले जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं। इसके लिए जो एग्जांपल है, जिस 3 फॉर्म मैं एक बार बना देता हूँ इसकी, A, B, C और D। A, C, B, D। सिर्फ हमें एक को फिक्स रखना है, एक को फिक्स रखकर उसी के आधार पर हम उसको डिफाइन करेंगे। और A, D, B और C, तो ये AB ट्रांस, AC ट्रांस और AD ट्रांस, ये 3 आइसोमर इसके बन गए। तो इसके लिए आपका एग्जाम्पल है NH3 Cl Br Cl और pyridine। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको बनाने हैं। ये इस पोर्शन का सेकंड क्वेश्चन, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो इस प्रकार अभी हमने अध्ययन किया समन्वय संख्या 4 वाले स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अभी इतना ही, दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखें। ओके, थैंक यू।